यूआरपी टू आरपी में जो लिखा हुआ है, बोला इफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑब्लिक सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 इज एप्लीकेबल एंड यू आर रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम यूआरपी टू आरपी, तब आपको एक सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना है। करेक्ट है? चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। कल एक डिस्कशन हो रहा था कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स 16(4) के बाद भी लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। 16(4) रूल 36 और 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ, ये डिस्कशन। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, SCZ2 फ्रॉम, वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है इसलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये दोनों इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहाँ डिफाइंड है? IGST एक्ट में। IGST एक्ट में डिफाइंड है। हम लोग पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं। अगर गुड्स आप इंपोर्ट करते हैं तो IGST एक्ट का सेक्शन, जो लेवाई का सेक्शन, वो क्या कहता है? सेक्शन 5 कि आपको कस्टम्स एक्ट के अकॉर्डिंग IGST देना है। करेक्ट? तो जो आपने कस्टम्स एक्ट के अकॉर्डिंग IGST दिया और कस्टम टैरिफ में भी IGST लिखा हुआ है, तो दैट IGST इज एक्चुअली कस्टम ड्यूटी। हेलो? यस सर। जी सर, जी सर। दैट IGST, क्योंकि IGST एक्ट तो उसको हटा ही दिया ना, उस ट्रांजेक्शन को। बोलो यू फॉलो कस्टम्स एक्ट, और कस्टम्स एक्ट के लेवाई और कस्टम्स एक्ट का टैरिफ दोनों उसको ये बात को कहता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देयरफॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स में जो IGST दे रहे हैं दैट इज एक्चुअली कस्टम ड्यूटी एंड यू क्लियर द गुड्स बाय फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री। करेक्ट है? यस सर। अब 16(4) में अगर आप जाएंगे तो 16(4) कहता है कि इनवॉइस और उससे रिलेटेड डेबिट नोट, इसका लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो क्या बिल ऑफ एंट्री इज एन इनवॉइस? अगर ये इनवॉइस है तो 16(4) एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ। इनवॉइस का डेफिनेशन देखते हैं तो बोला इनवॉइस इज एज पर सेक्शन 31। यस। अब मैं जब 31 को पूरा पढ़ता हूं तो इनवॉइस फॉर रिलीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रिवाइज इनवॉइस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, फिर 31(3)(f) में है यूआरपी टू आरपी। करेक्ट है? यूआरपी टू आरपी में जो लिखा हुआ है, बोला इफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑब्लिक सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 इज एप्लीकेबल एंड यू आर रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम यूआरपी टू आरपी, तब आपको एक सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना है। करेक्ट है? अब इसमें अगर 9(3) और 9(4) लिखा हुआ है, 5(3), 5(4) नहीं लिखा हुआ, तब मैं सेक्शन 20 ऑफ IGST जाऊंगा, जो ये कहता है कि अगर IGST एप्लीकेबल हो गया तो बाकी सारे प्रोविजन म्यूटेटिस म्यूटेटिस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आई कैन रीड दिस 9(3) एंड 9(4) एज 5(3)/54 ऑल्सो। करेक्ट है? इफ आई रीड दिस if I read this 5(3)/93 9(4) as 5(3)/54, तो क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स में ये 5(3) या 5(4) में लिखा हुआ है? बट सर, अगर ये लिखा होता फिर तो मुझे एक इंपोर्ट ऑफ गुड्स में भी एक सेल्फ इनवॉइस बना के फिर क्रेडिट लेना होगा, फिर 16(4) एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या है आप लोग का मत इसमें? सर मुझे एक चीज बताइए। सर एक्सपोर्टर जो है उसको आप अनरजिस्टर्ड पर्सन मान लेते हैं, बात ठीक है। उसको इस हिसाब से आप यूआरपी को कवर करना चाहते हैं, सेल्फ इनवॉइस करके बनाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन सर इनवॉइस का जो जो लिखा है वो तो मतलब टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी के लिए एप्लीकेबल होगा ना। मैं एक बार IGST निकालता हूँ। सर सिंपल सी बात ये बताइए कि हम जो कस्टम टैरिफ एक्ट में जो भुगतान करते हैं, क्या अपने सेल्फ इनवॉइस के बेसिस पे करते हैं या बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे करते हैं? बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री। तो फिर वही कहलाएगी इनवॉइस। बिल ऑफ एंट्री ही। अच्छा, रूल 36 में लिखा हुआ है कि बिल ऑफ एंट्री इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच इनवॉइस क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड। लो, करेक्ट करेक्ट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वही इनवॉइस कहलाएगी। तो अगर बिल ऑफ एंट्री इज ए डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड और इनवॉइस का डेफिनेशन में बिल ऑफ एंट्री नहीं है, तो 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F भी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर 31(3)(f) एप्लीकेबल नहीं है, रूल 36 बिल ऑफ एंट्री इज द बेसिस ऑन विच क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड, तो 16(4) भी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। सर बिल्कुल नहीं होता 16(4), लेकिन जो डेटा पैच होके आता है कस्टम से, हाँ, तो जब भी आता है तो आपको वो मिलता है। ठीक। हाँ, फिर उन्होंने ये कहा अगर हम रिफंड की एप्लीकेशन को उसके साथ अगर देखते हैं तो वहाँ सारे डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने पड़ते हैं रिफंड लेने के लिए। वो इसीलिए बनाए गए क्योंकि वहां से वो डेटा पैच होके नहीं आता है और वो इसलिए वो डेटा उसमें उपलब्ध नहीं है। तो आपको अगर लेना तो अपने डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर दें जिसको मान्यता दी जाती है। तीसरा एक और है, अगर हम GSTR 9 को देखें तो सबके लिए तो बना हुआ है कि 10, 11, 12, 13 एक टेबल बनी हुई है।
इंपोर्ट के लिए कोई अलग से टेबल नहीं बनी हुई है, इसीलिए ओके। अगर इस साल का अगले साल भी ले रहे हैं या ऐसे जा रहा है तो वहां कोई अलग से टेबल नहीं है, वो क्लब करके ही 8 में ले जानी पड़ती है। एक बार देख लेते, ठीक है। अच्छा, एक बार देखते हैं। लेवाई एंड कलेक्शन 1, प्रोवाइडेड दैट द IGST on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with सेक्शन 3 और सेक्शन 4, ठीक है। और 5(3) ये रिवर्स चार्ज वाला है, 5(4) भी रिवर्स चार्ज वाला। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में हमने लिख दिया था सेक्शन 9 इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 5 का एप्लीकेबल। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर करते हैं तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स 16(4) ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। महेश जी, आपका क्या ओपिनियन है? सर, इसमें मेरा ऐसा सोचना है, हमको पुराना जो सेंट्रल एक्साइज कस्टम का जो लॉ है उस नॉर्मली क्या है कि वो पूरा का पूरा एज सच इम्प्लीमेंट हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, तो उसको देखते हुए इसमें देखना चाहिए कि कहाँ वो उसमें कैसे उन्होंने इम्प्लाई करा था, इसमें कहाँ इम्प्लाई हो सकता है। लेकिन टाइम लिमिट तो होगा ही सर, विदाउट टाइम लिमिट हो ही नहीं सकता। 16(4) का टाइम लिमिट लगेगा? वो हमको ढूंढना पड़ेगा कैसे लगेगा, लेकिन बिना टाइम लिमिट के सरकार अलाउ नहीं करने वाली। तो जो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो लग नहीं रहा है कि टाइम लिमिट हो। हाँ, वो ऐसा कहीं हो सकता है कि कहीं हम मिस कर रहे हो पॉसिबिलिटी, तो वो एक बार देखना, क्योंकि लगेगा तो सही टाइम लिमिट। Sir, I have checked this matter with many experts, senior lawyers also. They also said there is no time limit. Go ahead and avail. गो अहेड एंड अवेल। हमें भी यही लग रहा है जितना हमने एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों? अब मैं वो सारे डॉक्यूमेंट निकाल ही लेता हूँ एक बार। सर, बक्सेटी बोल रहा हूँ। हाँ बख्शी। 16(4) नहीं लगेगा सर, क्योंकि मैंने भी रीडिंग किया है, हाँ, नहीं लगेगा इधर। नहीं लग रहा है जी सर, क्योंकि एक्साइज में भी वही था ना पहले सर, कस्टम एक्साइज में भी आप इनवॉइस बेसिस पे ले सकते हैं, आपसे कभी भूल हुई है तो। नहीं, कस्टम एक्साइज में तो कभी लिमिट था ही नहीं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। वो तो लिमिट का कॉन्सेप्ट अभी आया है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इधर भी कहीं पे लिखा नहीं है, इसलिए मेरे को लगता है कि मिलेगा मेरे को बेनिफिट। हमें भी यही लग रहा है। जी सर। रूल 36, a bill of entry or any other similar document prescribed under the Customs Act 1962 or rules made thereunder for assessment of integrated tax on। वो क्लॉज सेम ही ले लेते हैं ना, अगर बिल ऑफ एंट्री सेपरेट दिखाया तो मतलब इनवॉइस नहीं है। इनवॉइस की जरूरत ही नहीं लग रही है। अब मैं आपको दिखलाता हूँ 31(3)(f। जैसे यहाँ पे सेक्शन मतलब रूल 36 में सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, टैक्स इनवॉइस दिखाया, डेबिट नोट दिखाया, क्रेडिट नोट दिखाया है, बिल ऑफ एंट्री दिखाया है, तो फिर उधर भी 16(4) में ये सब डालना चाहिए, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री। हाँ, a registered person is liable to pay tax under सेक्शन 9(3) और 9(4) करेक्ट है। अब इसमें 5(3) और 5(4) भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन 5(3) और 5(4) पढ़ने के लिए 5(3) इंपोर्ट ऑफ गुड्स में 5(3) 5(4) एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो अगर आप ये देखेंगे कि 5(1) में ही लिख दिया इन्होंने कि 5(1) का ही एक्सेप्शन बना दिया। 5(1) तो फॉरवर्ड चार्ज है, उसी का एक्सेप्शन बनाया कि ये फॉरवर्ड चार्ज पे हम कस्टम्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम हटा रहे हैं, तो वो हट गया। मतलब 5(1) फॉरवर्ड चार्ज है, 5(3) रिवर्स चार्ज, 5(4) भी रिवर्स चार्ज, करेक्ट है। बराबर। अब ये 5(1) के फॉरवर्ड चार्ज से ये हट गया और इसको कहां ले गए, कस्टम्स एक्ट के लेवाई और कस्टम्स टैरिफ में भी डाल दिया इसको, करेक्ट है। तो इसका मतलब 5(3) 5(4) इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। जब 5(3) 5(4) एप्लीकेबल नहीं है तो 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ एप्लीकेबल नहीं है। जब 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ एप्लीकेबल नहीं है तो मैं कोई स्पेशली इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए क्रेडिट लेने के लिए और एक इनवॉइस जनरेट नहीं करूंगा, जबकि रूल 36 में बिल ऑफ एंट्री इज द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच आई कैन क्लेम द क्रेडिट। तो दो डॉक्यूमेंट थोड़ी क्रिएट होगा। हाँ करेक्ट है। हाँ बराबर। यस सर। यही चीज अन्वेष भी कह रहा था, आज अन्वेष आया नहीं है, कि 180 डेज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, याद है आप लोग को? यस यस यस। यस सर, यस सर। तो 180 डेज का एप्लीकेबल तब होगा जब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। हमने तो ये प्ली दे दिया था कि अगर रिवर्स चार्ज, अगर मान लीजिए आप इसको रिवर्स चार्ज मानते भी हैं, या तो अब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ही नहीं है तब तो ऐसे ही खत्म। अगर रिवर्स चार्ज मान लेते हैं तो 180 डेज ऐसे भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एक्सेप्शन में जा रहा है वो, समझ गए आप। तो हमें ये लग रहा है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे 16(4) एप्लीकेबल नहीं होगा और क्रेडिट कैन बी क्लेम। A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note. Invoice or debit note is defined.
इनवॉइस Yes. मींस एज पर सेक्शन 31 और 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ में ही आ सकता था, वहां से भी वो गायब है क्योंकि वो 5354 एप्लीकेबल नहीं है, कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल है। तो दूसरा 31(3)(f में अगर मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं रूल 36 में डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब, तो दो डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली मैं आई विल नॉट जनरेट। एनी अदर ओपिनियन? मतलब इन बिल ऑफ एंट्री इधर आना चाहिए हेलो क्या? लिखा नहीं है बिल ऑफ एंट्री। हेलो हाँ, यहाँ बिल ऑफ एंट्री नहीं लिखा हुआ, करेक्ट। हेलो। हाँ हाँ, कहिए। हाँ सर, मैं आपको शेयर करता हूँ ये चैट में, हाँ आप उसके थ्रू जाएगा ना, तो ये ओपिनियन है इनका, कस्तूरी सेठी जी का, कि उसमें टाइम लिमिट लगेगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं, मैं शेयर करता हूँ सर। कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं, जब तक वो शेयर करते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज डिस्कस। कर दिया सर। Bill of entry is a prescribed document under Rule 36(1)(d) for availment of IT. So this rule is to be read with 16(4)(18)(2) for the purpose of computation of time limit. 18(2). ये चैट में जो लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोग को क्या? स्क्रीन शेयर नहीं है सर। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर है, जो चैट में लिखा हुआ मैं यहाँ लिख, बिल ऑफ एंट्री इज ए प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट ऑफ सीजीएसटी रूल्स, ये तो करेक्ट है। सो दिस रूल इज टू बी रेड विद 16(4). ये रीजन नहीं लिखा, व्हाई वी विल रीड विद 16(4). टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी मेंशन 16(4)(18) इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर दिस। महेश जी, इसमें ये कहाँ लिखा हुआ कि व्हाई वी शुड रीड दिस विद 16(4)? ये सर इनका अपना ओपिनियन है, तो काफी लोगों का अपना, ये भी इज लीडिंग कंसल्टेंट, तो हाँ मतलब इन्होंने ये नहीं लिखा व्हाई इट शुड बी रेड विद इट। व्हाई वी शुड रीड? क्योंकि जब हम लोग 16(4) को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ इनवॉइस लिख रहा है। हाँ, तो ये नीचे फिर लिख रहे हैं ना, रीड दिस बिल ऑफ एंट्री ऑफ एनी सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कस्टम एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर फॉर असेसमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें भी इनवॉइस कहाँ है? सिमिलर वर्ड यूज कर रहा है ना, सिमिलर डॉक्यूमेंट। बिल ऑफ एंट्री और एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब अंडर द कस्टम्स एक्ट, तो आपको फिर भी कस्टम्स एक्ट में जाना है। तो 16(4) के साथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। 18(2) पढ़ लेते हैं, 18(2) में क्या लिखा हुआ है? आईटीसी अवेलेबल अंडर दिस इफ इनवॉइस इज नॉट मोर देन 1 year ओल्ड, ये पढ़। नो आईटीसी अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 इफ इनवॉइस इज मोर देन 1 year ओल्ड। A registered person shall not be entitled to take ITC this in respect of supply of goods or services or both to him after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice relating। Again tax invoice लिख रहा है, again bill of entry टैक्स इनवॉइस के डेफिनेशन में नहीं आती है, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाकी लोग? हमें तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई एप्लीकेबिलिटी आ रही है। सर एक इसका भी आर्टिकल है, उसमें भी नहीं करके बोल रहे हैं, टैक्स गुरु का। भेजा आपने? भेजता हूँ सर। ठीक है, पहले अभी सुनिए, बाद में भेजिएगा, है ना, कि ढूंढने के चक्कर में जो हम लोग बोल रहे हैं वो आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो चलिए फिर, और अब हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? 16(4). सबसे पहले कहाँ चले? लेवाई एंड कलेक्शन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के प्रोविजन कहाँ है? सीजीएसटी एक्ट में और आईजीएसटी एक्ट में, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में तो लिखा हुआ नहीं है। और सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में व्हाट इज सप्लाई के डेफिनेशन में लिखा हुआ कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस इवन विदाउट कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, और कुछ कंडीशंस दी। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज है, ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है, याद है आप लोग को? हेलो, ये रहा। एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी दैट इज आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, यानी कि OIDR को छोड़ के, एनी पर्सन लोकेटेड सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन इंडिया। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज है। 9353 दोनों एप्लीकेबल है। 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F भी एप्लीकेबल हो जाएगा, 16(4) भी एप्लीकेबल। यस, एनी डिफरेंट ओपिनियन या कुछ और ऐड करना चाहते हैं? Now that relaxation is given, no sir. First 3 years, if you are not prepared, you can get it. नहीं, वो तो ठीक। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो 16(4) यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ एप्लीकेबल है। 36 में बिल ऑफ एंट्री इज द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एंट्री इज नॉट एन इनवॉइस एज पर सीजीएसटी एक्ट। 31(3)(f) में नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट सेपरेट इनवॉइस, नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट। यहाँ पर रूल 36 में यू हैव टू, रूल 31 सबसेक्शन 3 में यू हैव टू जनरेट इनवॉइस एंड दिस इनवॉइस विल बिकम द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। एनी अदर व्यूज? सर वो आरसीएम की आईटीसी के लिए वो क्लैरिफिकेशन आया था ना एक? नहीं, वो तो ठीक है। वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सर्च कीजिए ना खाली एक बार,
वो समझना है कि जब ये नया प्रोविजन इनवॉइस का आ गया है, उसके बाद एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता। देखिए, यूआरपी टू आरपी जो सर्कुलर आया था, मैं सर्कुलर अभी निकाल लेता हूं, आपको बता देता हूँ। यूआरपी टू आरपी जो सर्कुलर आया था, जब रूल 47A नहीं था, तब हाँ, इन्होंने इसीलिए देखना चाहते हैं कि वो रिलेट करना चाहते हैं, मतलब एक बार रिलेट कर लेते हैं वो सर्कुलर और 47 है। चलिए वो सर्कुलर ये रहा, क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर 16(4) इन रेस्पेक्ट ऑफ आरसीएम सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये 26 जून 2024 का सर्कुलर है और रूल 47A अब एप्लीकेबल हुआ है 1 नवंबर 2024 से। करेक्ट है ना? 1 नवंबर 2024 ही है ना रूल 47A? यस, 1 नवंबर 2024 से रूल 47A आया है। इसका मतलब ये जो सर्कुलर आया है रूल 47A से पहले का है, याद रखिए। अब इसमें ये कह दिया कि अगर आप यूआरपी से आरपी का सप्लाई है तो आप जब 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज F में जिस दिन आप इनवॉइस रेज करेंगे, क्योंकि कोई टाइम लिमिट था ही नहीं, 47A टाइप का कुछ था ही नहीं, उस दिन का वो इनवॉइस माना जाएगा, उस डेट का, उस ईयर का इनवॉइस माना जाएगा, उस ईयर से आप 30 नवंबर काउंट करें। देखिए, द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC will be financial year in which the invoice has been issued by the recipient under section 31(3)(f) of series। ये है। और इस केस में कहा कि अगर आप ऐसा करता तो इंटरेस्ट और पेनल्टी के प्रोविजंस अलग लगेंगे, लेकिन यूआरपी टू आरपी 31(3)(f) में कभी भी आप इनवॉइस जनरेट करें, जिस ईयर में इनवॉइस जनरेट करेंगे उस ईयर का माना जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ 1 नवंबर से पहले का है। जैसे ही 1 नवंबर आ गया, वहां पर रूल 47A एप्लीकेबल हो गया, जहां पर यह कह रहा है कि आपको इनवॉइस जो जनरेट करना है विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो वो जो अनलिमिटेड, मतलब कभी भी जनरेट कर सकते हैं, वो टाइम उन्होंने क्लिप कर दिया और 30 दिन तक लगा। यस जितेंद्र जी। हाँ ठीक है सर। ठीक है।